गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। एक बार पुनः मैं करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान की कक्षा में आपके सामने उपस्थित हूँ। का जो करंट अफेयर्स है उसमें हमने जो कंटेंट्स लिया है, तो जो पहला कंटेंट्स है उसमें हम व्यक्तित्व के बारे में लिया है जिनकी नियुक्ति हुई है किसी बड़े पद पर। ये चर्चित व्यक्तित्व है, किसी बड़े पद पर है, भारत सरकार के किसी बड़े पद पर, किसी महत्वपूर्ण संगठन के बहुत बड़े पदाधिकारी है। वो कौन है, उनकी क्या भूमिका होगी, वो संगठन क्या है, उस संगठन के बारे में क्या जानकारी होगी, वो हम अगले स्लाइड में आपको डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो जिस संगठन की चर्चा होगी और जिस संगठन से ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वो संगठन देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आंतरिक सुरक्षा की जो शब्दावली है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, ये इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है, इसके लिए क्या प्रावधान है और कौन सा ऐसा बॉडी है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उसको मेंटेन करता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। इसी इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हम लोग एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करेंगे, बाहरी सुरक्षा, और इसको हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में देखेंगे। तो आप इस बात का अंदाजा आपको लग गया होगा कि जो चर्चित व्यक्तित्व है उनका संबंध नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सबसे बड़े पदाधिकारी के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। और जो सबसे बड़ा पदाधिकारी एनएससी का होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है, डीजी होता है। इसी के साथ हम लोग जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अभ्यास प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और अभ्यास प्रश्न में न केवल हमने उस टॉपिक को डिस्कस करना है जो आपके स्लाइड में है, बल्कि कुछ करंट अफेयर्स के अन्य आइटम भी हो सकते हैं, जिसका नाम है बधावन पोर्ट्स, जो बधावन पोर्ट है जो अभी न्यूज में है, और दूसरा लखपति दीदी। ये दो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखें कि जो स्लाइड है उसमें हम लोग किन किन बातों को आज करंट अफेयर्स और जीके की क्लास में हमने इंक्लूड किया है। ध्यान से हम लोग को देखना है। इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक क्वालिटी वीडियो, जो अच्छे वीडियो हैं, क्वालिटी वीडियो हैं, प्रमाणिक कंटेंट्स है, ऑथेंटिक कंटेंट्स है, वो आप तक अवेलेबल हो पाए और आने वाले जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आप आसानी से उसको क्रैक कर सके। तो ये व्यक्तित्व हैं जिन व्यक्तित्व के बारे में हमको जिक्र करना है, हम लोग को जानना है, वो है बी श्रीनिवास। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सब कुछ ऐसे पद है भारत सरकार के जिनको क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर का नाम दिया गया, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। इसकी नियुक्ति यूपीएससी के माध्यम से की जाती है, जो एक संवैधानिक निकाय है। हालांकि जो गैजेटेड ऑफिसर है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्लास 1 और दूसरा क्लास स्पेशल क्लास 1। दोनों में बुनियादी अंतर यह है कि जो क्लास 1 के पदाधिकारी होते हैं वो विभाग के सबसे बड़े पद पर पहुंचते हैं, लेकिन उनका जो रैंकिंग होता है वो दरअसल वो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, विशेष सचिव भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायः सचिव के पद पर जो क्लास 1 के पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती। जो स्पेशल क्लास 1 के पदाधिकारी होते हैं वो अपने विभाग के बॉस बनते हैं, टॉप मोस्ट हेड होते हैं, जिसको हम लोग सेक्रेटरी का दर्जा देते हैं, सचिव का दर्जा देते हैं। तो सचिव के तौर पे प्रायः जो आईएएस अधिकारी हैं, या विदेश मंत्रालय की अगर बात करें तो जो भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी है उसको सचिव बनाया जाता है। एकमात्र मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, जिसमें कि टॉप मोस्ट जो पद है, डेजिग्नेशन है, रोल है, वो किसी आईएएस अधिकारी को ना दे करके भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी को दिया जाता है। तो ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं बी श्रीनिवास, इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नियुक्ति के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और जिस संगठन के सबसे बड़े पद पर इनको नियुक्त किया गया उस संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए कौन कौन से समावेश, कौन कौन सी बातों को हम लोग जानते हैं, कैसे समझते हैं, और कुछ संवैधानिक पहलुओं की चर्चा भी होगी। आइए हम लोग आगे समझे। अभी हमने कहा है कि जो वी श्रीनिवासन है वो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, और प्रायः जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो ये किसी राज्य में बड़े पुलिस पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में, जिला में एसपी होंगे, सीनियर एसपी होंगे, डीआईजी होंगे, आईजी होंगे, डीजीपी होंगे। जब तक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का जो ब्रांड है, जो मार्क है, अगर आपको नहीं लगेगा तब तक आप जिले के एसपी नहीं बन सकते, जिले के एसएसपी नहीं बन सकते, जो हमारा जोन होता है उसके डीआईजी या आईजी नहीं बन सकते, डीजीपी नहीं बन सकते। इसके लिए भारतीय पुलिस सेवा के पद को प्राप्त करना होगा। जो यूपीएससी से जो नियुक्ति परीक्षा होती है
3 चरण की परीक्षा, पीटी मेंस इंटरव्यू, उसके बाद ये भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग में आपको शामिल किया जाएगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कैरियर का एक पीक स्टेज होता है, उसमें आप सीनियर आईपीएस ऑफिसर, सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर का नाम प्राप्त करते हैं। तो वी श्रीनिवासन वरिष्ठ अधिकारी हैं। क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में है क्योंकि उनकी नियुक्ति की गई है, और नियुक्ति के लिए, बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए हमने जिस इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया है, नियुक्ति पर मंत्रिमंडल समिति एसीसी, जो हमने जिसकी चर्चा अपने प्रीवियस वीडियो में किया था कि जो एसीसी है उसके प्रधानमंत्री होते हैं, और एक सदस्य के तौर पे जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं वो एक सदस्य के तौर पे एसीसी में शामिल होते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी, भारत सरकार का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद है, उससे ऊपर जो भी अधिकारी होंगे उनकी जो पदोन्नति होगी, उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उनका जो ट्रांसफर किया जाएगा, वो तमाम कार्यों का संपादन एसीसी के द्वारा किया जाता है। और एसीसी के बारे में बता दिया गया था कि ये जो मैंडेट प्राप्त करता है उसके लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 77 क्लॉज 3, अनुच्छेद 77 क्लॉज 3 जो तीसरा पार्ट आता है। और इसके बाद 1961 में जो हमारा नियम है, जिस नियम को बनाने की जिम्मेदारी भारत के महामहिम राष्ट्रपति को दी गई है, उसके अंतर्गत एसीसी का जो इंस्टीट्यूशन है, जो बॉडी है, उसको लाया गया। ये क्या काम करता है? आखिर जो भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी जो हमारे वी श्रीनिवासन हैं, उनको जो एनएससी का जो अध्यक्ष बनाया गया है, वो क्या काम करेगा? एक्चुअली ये जो काम करता है वो प्रति आतंकवाद, ये काउंटर टेररिज्म का काम करता है। और दूसरा ये काम करता है एंटी हाईजैकिंग सुरक्षा बल, क्योंकि जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जिसके मेम्बरांस को हम लोग ब्लैक कैट कमांडो का नाम देते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कैट कमांडो है दरअसल उसका जो यूनिफॉर्म होता है वो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का होगा। उसके 2 कंपोनेंट है, वो 2 काम करता है। काउंटर टेररिज्म, अगर कहीं आतंकवादी वारदात की स्थिति है तो उसको रोकने का काम करता है, उसको कटेल करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। और दूसरा एंटी हाईजैकिंग है। प्राय हम लोग जब एंटी हाईजैकिंग की बात करते हैं तो प्लेन हाईजैक की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में एंटी हाईजैकिंग जो फोर्स का काम करेगा वो कहीं भी हो सकता है। तो ये काउंटर टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग, जिसको हम लोग प्राय जो प्लेन है उसके हाईजैकिंग की स्थिति को समझते हैं, ये दोनों काम करने के लिए जो स्पेशलाइज बॉडी इंस्टीट्यूशन जो जिम्मेवार है उसका नाम एनएससी है, जिसका पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। उसके प्रमुख सबसे बड़े पदाधिकारी जो डायरेक्टर जनरल है, जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं, उस पद पर नियुक्त किया गया वी श्रीनिवास। नियुक्ति के जो प्रक्रिया का संपादन होता है वो एसीसी के द्वारा किया जाता है, जिसको अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट कहते हैं। और एसीसी के जो प्रमुख होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री है, और एक सदस्य के तौर पे जिनको रखा जाता है वो भारत के माननीय गृह मंत्री जी हैं। ये हमने अब तक देखा। इसी के अंतर्गत हम लोग इसी बात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में अलग से जानेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके स्थापना क्यों की गई उसके बारे में जानेंगे, किस देश के मॉडल पे उसको एस्टेब्लिश किया गया वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो कंटेंट है, ये जो टॉपिक है, उसको और अधिक ढंग से, बेहतर ढंग से समझने के लिए ये जो टर्म है, मुझे लगता है कि ये जानना जितने भी गंभीर अभ्यर्थी है, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, जो औसत स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा है, जो उच्च स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा है, जो कमीशन की जो आपकी नौकरी है, जो कैरियर है, उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी को समझना जरूरी है। दरअसल ये जो आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा की जो शब्दावली आती है वो देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देश की जो सुरक्षा होगी, समाज की जो सुरक्षा होगी, लोगों की सुरक्षा होगी, लोगों के जीवन की सुरक्षा होगी, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा होगी, ये आवश्यक है। इसी सुरक्षा को हम लोग 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा और दूसरा बाहरी सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कई सारे सेंट्रलाइज पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ के नाम से है, पैरामिलिट्री फोर्स है। हम लोग उसको किसी अलग वीडियो में देखेंगे कि सीएपीएफ क्या होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज क्या होता है, ये कैसे हम लोग डिमार्केट करते हैं, कैसे बांटते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग ने आज जो टॉपिक लेना है, जिस एजेंसी की बात करनी है, जो केंद्रीय एजेंसी है, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन उसके ऊपर बात करने से पहले इंटरनल सिक्योरिटी के हम लोग कंपोनेंट को समझने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोग को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों की चर्चा करनी है, और ये बता दिया जाए कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है या जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, जो बाहरी सुरक्षा है, उसको मेंटेन करने का काम संघ का है, जिसको हम लोग भारत सरकार कहते हैं। तो कहा गया कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि संघ का कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण और दूसरा जो आंतरिक अशांति है, क्योंकि अभी भी ये शब्दावली भारतीय संविधान में है,
अभी का मतलब 30 अगस्त 2024। अभी भी यह टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से है, भारतीय संविधान में मौजूद है। हालांकि इस टर्म का जो औचित्य है वह समाप्त हो गया, क्योंकि अब जो है आंतरिक अशांति के नाम पे जिस प्रावधान का हम लोग उपयोग करते हैं उसको सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया, आर्म्ड रिवेलियन का नाम दिया गया। लेकिन भारतीय संविधान में यह जो प्रावधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355 में जो प्रावधान दिया गया है, उसमें अभी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक अशांति का कंपोनेंट आता है, टर्म आता है। तो किसी भी राज्य को या किसी भी राज्य की सरकार को संविधान के अनुसार चलना है, किसी भी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलना है, और किसी भी राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, संघ की है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, यह जो कथन दिया गया है, वो अनुच्छेद 355 में दिया गया है, जो भारतीय संविधान में शामिल है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि देश की प्रभुसत्ता है, देश की सुरक्षा है, देश की एकता है, देश की अखंडता है। ये सब भारतीय संविधान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिनको मेंटेन करने की जिम्मेवारी, जिनको इंटैक्ट रखने की जिम्मेवारी, जिनको एक तरीके से कह सकते हैं समृद्ध करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की। और भारत सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से, चाहे वो आर्म पुलिस फोर्सेज हो, आर्म फोर्सेज हो, CAPF हो, सेंट्रलाइज आर्म पुलिस फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, इनके माध्यम से यह कार्य करता है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। जो राज्य सरकार है उसके पास भी स्टेट पुलिस फोर्स है, वो भी जो संघ का यह प्रयास होगा उस प्रयास को पूरा करने का कहीं ना कहीं वो गंभीर कोशिश करेगा। अगर वो किसी वजह से राज्य सरकार की जो पुलिस बल है किसी भी वजह से अगर पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाती, पूर्णतः अपनी भूमिका के निष्पादन करने में उसको कोई समस्या होती है, तो उसके लिए पूरक का काम करता है, सप्लीमेंट्री फोर्सेज का काम करेगा, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज है, जिसको CAPF, पैरामिलिट्री फोर्स, और अंत में एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, हालांकि वो पार्ट है इंडियन आर्मी, लेकिन कभी कभी जो भारतीय सेना है उसका भी हम लोग उपयोग देश के आंतरिक सुरक्षा में करते। ये अनुच्छेद 355 के बारे में आपको बताया गया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा इसी आंतरिक सुरक्षा का पार्ट। राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा होती है, भारतीय संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 352। 3 प्रकार का आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है, और तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। अब तक जो राष्ट्रीय आपातकाल, अब तक स्वतंत्र भारत में अब तक जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो अब तक मात्र 3 बार, कितनी बार? 3 बार, अब तक मात्र 3 बार इस शब्द का उपयोग किया गया। एक बार 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, दूसरी बार 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और तीसरी बार इस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया 1975 में, 25 जून 1975। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन था, जिसको आजकल हम लोग, जो भारत सरकार ने वर्तमान में उसको संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। तो 3 बार अनुच्छेद 352 का उपयोग किया गया, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी जो उद्घोषणा किया जाता है, वो करने का जो दायित्व है, जो संवैधानिक जिम्मेवारी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो भारत के राष्ट्रपति को है। इसके आधार क्या है, किस आधार पे नेशनल इमरजेंसी को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करते हैं? 3 आधार है। पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाहरी आक्रमण, और तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। यही जो सशस्त्र विद्रोह है, जिसको आर्म्ड रिवेलियन कहा गया, यह दरअसल भारतीय संविधान में संशोधन के बाद हुआ था, क्योंकि मूल भारतीय संविधान में आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था। इसी आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 352 का उपयोग किया और 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की, जिसकी आलोचना अभी भी की जाती। तो उसके आधार पे जो आपातकाल लगाया गया, तो दरअसल उसमें संशोधन किया। संविधान में संशोधन करने की जिम्मेदारी भारतीय संसद की है। इसके लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है, जिसको हम लोग अनुच्छेद 368 कहते हैं, 368 याद रखिएगा। 368 में आपको बताता हूं, ये 368 आर्टिकल है, 368 आर्टिकल है, अनुच्छेद 368 है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। तो ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्दावली है, वो एक संविधान संशोधन के बाद आया, जिसको हम लोग 44वां संविधान संशोधन 1978 कहते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 44 है, 44th 1978 में आया था। उसमें आंतरिक अशांति के शब्दावली को हटाया गया, प्रतिस्थापित किया गया, रिप्लेस किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया, और जो नई शब्दावली आई है ये लोकतंत्र का भाग्य है कि 1975 के बाद अब तक, यानी 2024 तक, जो लगभग 30 सालों की अवधि हो चुकी है, अब तक हमने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं किया।
ये लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये अनुच्छेद 352 के बारे में एक सामान्य सी जानकारी आपको दे दी गई सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 के बाद वो अनुच्छेद 356 है। जो अनुच्छेद 356 है वो भी भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं उसमें 356 को शामिल किया गया। इसकी भी उद्घोषणा करने का काम और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए हम प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं महामहिम। हम लोग जो महामहिम शब्दावली का उपयोग करते हैं वो प्रायः जो भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्राधिकार हैं, एक तो भारत के राष्ट्रपति और एक किसी राज्य के राज्यपाल, तो हम लोग हिज एक्सेलेंसी और हर एक्सेलेंसी का उपयोग करते हैं। तो ये जो घोषणा है, जिस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल में हमने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उस तरह से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा की जाती है, डिक्लेरेशन की जाती है, प्रोक्लेमेशन की जाती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है प्रोक्लेमेशन है, तो जो प्रोक्लेमेशन किया जाएगा वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब है ये पूछा जाता है कि किस आधार पे भारत के राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो उसका आधार बिल्कुल आप लोग स्पष्ट कर लेंगे। संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे कोई भी राज्य सरकार अगर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलता है तो उसको संवैधानिक तंत्र की असफलता मानी जाएगी। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आपको याद होगा पिछले वर्ष मणिपुर की चर्चा पूरे देश में की जाती रही। हालांकि मणिपुर में अनुच्छेद 356 का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन मणिपुर का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, उसके लिए भारतीय संविधान के एक विशेष प्रावधान का उपयोग किया गया जो हमने अभी भी पढ़ा, अनुच्छेद 355। ये बड़ा यूनिक है। आर्टिकल 355 का उपयोग किया गया क्योंकि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की जो निर्वाचित सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्रिपरिषद है, उसको सस्पेंड किया जाता है। उसको कहा जाता है कि आप आराम से बैठिए, आपसे ये प्रशासनिक व्यवस्था का जो संचालन है वो नहीं हो पाया। अब जो केंद्रीय एजेंसी है, जो राज्यपाल जी हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रेजेंट करते हैं राज्य में, तो उनके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होगा एक्चुअल मैनर में। क्योंकि तो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो राज्यपाल है वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वो संवैधानिक प्रमुख के तौर पे तभी काम करेंगे जब राज्य में एक निर्वाचित मंत्रिपरिषद हो, और जो मंत्रिपरिषद हो उसके जो प्रधान मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा सक्षम तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो। अगर राज्य की जनता असुरक्षित रहती है, जनता की संपत्ति असुरक्षित रहती है, समाज में अगर बड़े पैमाने पर तनाव आता है और ऐसा प्रतीत होता है कि संवैधानिक प्रावधान को सही ढंग से लागू करना संभव नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, हालांकि अभी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला आप लोगों के सामने में कि किस तरह से एक ट्रेडी डॉक्टर के साथ एक ट्रेजरी हुई, और वो जो ट्रेजरी है दरअसल इस देश में जो महिलाओं के आत्मसम्मान, महिलाओं के आत्मगौरव का एक कोई ऊपर बहुत बड़ा आघात है, और इससे सभी लोग दुखी है। और ये जो दुख है ये किसी और ने नहीं बल्कि इसके सबसे बड़े जो हमारे संवैधानिक प्राधिकार हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, जो हर एक्सेलेंसी हैं, उन्होंने भी इस दुख को व्यक्त किया है और उन्होंने कहा भी है कि अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। हालांकि उस स्टेटमेंट से ये हम लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन भारत सरकार के जो कुछ पदाधिकारी हैं और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है, उन्होंने ये जो अटकलबाजी चल रही थी, ये जो गॉसिप चल रहा था, उस पर विराम लगा दिया। अब आगे क्या होता है निर्णय लेने का काम भारत सरकार, तो यह स्पष्ट करेंगे कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जो हमने अभी अभी कहा कि जब आपातकाल की बात होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है, तो मात्र 3 बार लगाया गया, लेकिन जब राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो ये 100 से अधिक बार लगाया गया, और इसका दुरुपयोग भी हुआ है। ऐसा नहीं कि इसका दुरुपयोग नहीं हुआ, इसका दुरुपयोग भी हुआ है, जो किसी अलग वीडियो में हम इसको मेंशन करेंगे। अगर किसी वजह से किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन को लाया जाएगा तो उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे और उसकी इन डेप्थ एनालिसिस मैं करूंगा। तो ये राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में अनुच्छेद 356 के जो सामान्य प्रावधान है उसकी चर्चा हमने किया। अब एक तीसरा आपातकाल भी है जो सौभाग्य से अभी तक हमारे यहाँ नहीं आया, वो वित्तीय आपातकाल। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिसको हम लोग कोविड-19 कहते हैं, जो बहुत बड़ी आपदा थी, जिसको आंग्ल भाषा में पैंडेमिक कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल कोलैप्स हो गया, कोई भी जो इनकम है वो सोसाइटी जनरेट नहीं कर पाई, तो ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार ये जो पैंडेमिक है इसका सामना कैसे करेगी।
लेकिन हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी मंत्रिपरिषद की जो एक मजबूत टीम है, उसने अत्यंत सफल तरीके से, अत्यंत कुशलतापूर्वक उन्होंने इस समस्या का सामना किया और आज यह देश और यहाँ के लोग पूर्णतः सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वर्तमान सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बिना किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति को डिक्लेयर किए हुए, क्योंकि जो आपातकाल है दरअसल मेडिकल इमरजेंसी था, लेकिन भारत सरकार की आर्थिक शक्ति इतनी मजबूत है कि उसको वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं करनी पड़ी। स्वतंत्र भारत में यही एकमात्र प्रावधान है आपातकाल की स्थिति में जिसको आज तक हमने उपयोग नहीं किया। जब हम लोग आज तक की बात करते हैं तो यह 30 अगस्त 2024 समय आपकी घड़ी में होगा। 30 अगस्त 2024 आज की तारीख तक ये जो वित्तीय आपातकाल है जिसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया, 360 में, आज तक हमने उपयोग नहीं किया। और जब किसी डिटेल वीडियो में मैं इस बात की चर्चा करूंगा तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 360 जो प्रावधान है वह किसी राज्य में भी लगाया जा सकता, ये किसी राज्य में ही लगाया जा सकता। अनुच्छेद 360 का मतलब है कि भारत सरकार के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, यहां तक कि जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, जो हमारे भारत सरकार के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पद पर हैं, सबके वेतन और भत्ते में कटौती हो सकती है। जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, सबों के वेतन और भत्ते में कटौती हो सकती है। कटौती करने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति को है। अब भारत के राष्ट्रपति के वेतन में, भत्तों में कटौती होगी या नहीं, इस बारे में भारत के संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन चूंकि अभी अनुच्छेद 360 का उपयोग किया ही नहीं गया, तो अभी इसके बारे में कुछ भी करना बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं होगा। तो ये हमने आपातकाल की बात की। चूंकि जब हम लोग आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपातकाल की बात करेंगे, और जब आपातकाल की बात होगी तो कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों को कोट करना आवश्यक होगा, ताकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भूमिकाओं को हम लोग समझ सके। और चूंकि हमने बार बार अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि यह जो सीरीज शुरू किया गया है लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान के द्वारा, मेरे द्वारा, एस एन झा सर के द्वारा जो शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य यही है कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के प्रति आपका रुझान बढ़े, आपकी जागरूकता बढ़े, आपकी सोच एक नए दिशा में आए, आप एक व्यापक तरीके से, समग्र तरीके से इन चीजों को समझे। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो प्रश्न है उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। छोटी से छोटी परीक्षा भी उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की परीक्षाओं का स्तर तो उच्च कोटि का है ही, लेकिन जो बीच की परीक्षा है, एसएससी सीजीएल टाइप की जो परीक्षा है, बैंकिंग टाइप की जो परीक्षा है, या नीचे का लेवल देखेंगे तो एसएससी का जैसे एमटीएस है या सीएचएसएल है, उसका स्तर भी कोई सामान्य कोटि का नहीं है। तो इस कारण से ये जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमने सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का जो सीरीज जो शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य यही है। आपने देखा कि ये चर्चा बिल्कुल सिंपल है कि बी श्रीनिवासन को जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसका प्रमुख बनाया गया, लेकिन इसके बहाने, बी श्रीनिवास के बहाने हम एनएससी को जान रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को जान रहे हैं, संवैधानिक प्रावधानों को जान रहे हैं। ये थोड़ा सा एक अलग नजरिया विकसित करता है जो काफी व्यवहारिक होगा। तो ये हमने आपातकाल के बारे में और संविधान के प्रावधानों के बारे में जाना। आइए फिर हम लोग आगे देखें। आगे आपने जिसकी चर्चा हमने किया, ब्लैक कैट है, क्योंकि इनका यूनिफॉर्म का जो कलर है बिल्कुल ब्लैक। अब है कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जिम्मेवार है, जो काउंटर टेररिज्म का काम करता है, एक काउंटर टेरर फोर्स है जो एंटी हाईजैकिंग का काम करता है। आखिर देखें कि ये मॉडल हमने कहां से लिया, क्यों लिया, इस बात की चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसका मॉडल लिया, इसका हेडक्वार्टर्स क्या है, किस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में काम करता है। इसका हेड ऑफिस एक्चुअल में नई दिल्ली है, लेकिन एक्चुअली नई दिल्ली में तो इसका कंट्रोलिंग है, बट जो मानेसर है हरियाणा में, जो मानेसर है वहीं से ये ऑपरेट करता है, जो स्टेशन है उसका मानेसर में। ये किस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में काम करता है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये जो एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जिसके केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे श्री अमित शाह जी हैं, और जिनके बेटे जो हमारे जय शाह जी हैं, उनको अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का प्रमुख बनाया गया। तो इसकी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये बात आप स्मरण में रखेंगे, चूंकि पिछले 2 दिन में अभी भी कुछ ऐसे आईपीएस ऑफिसर है जिनको जो अर्धसैनिक बल है, जो सीएपीएफ है, उनका हेड बनाया गया, जिसकी चर्चा हम कल या परसों के वीडियो में करेंगे। अभी हमने कहा कि काउंटर टेररिज्म का काम करता है और एंटी हाईजैकिंग सिक्योरिटी फोर्स के रूप में काम करता है। अब एक कॉन्सेप्ट, ये मॉडल हमने कहां से लिया, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम
का एक स्पेशल पुलिस फोर्स है जिसका नाम है एसएस। यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, जिसका पुराना नाम ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, जो हमारे ऊपर लगभग 200 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत कर चुका, जिसके हम लोग नियंत्रण में थे, जिसने हम लोग का शोषण किया। ये और बात है कि संजोग ऐसा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी रैंकिंग ब्रिटेन से ज्यादा है। ये संजोग है। यूके की जो स्पेशल पुलिस फोर्स है एसएस और जर्मनी की जो स्पेशल पुलिस फोर्स है जीएसटी 9, इस दो देशों के मॉडल पे हम लोगों ने एनएससी के जो मॉडल है उसको डेवलप किया, जो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो ड्राइव है, ये जो विचार आया, वो क्यों आया, कब से आया? तो 1984 में देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको हार्म करने के लिए पंजाब में टेरर एक्टिविटी काफी तेजी के साथ 80s के डिकेड में, 80 के दशक में काफी तेजी के साथ बढ़ गई। उसको कहते हैं खालिस्तानी आंदोलन। उसमें भिंडरवाला नाम का एक आतंकवादी हुआ करता था, और तब ऐसी स्थिति में जो हमारे सिख आतंकवादियों की जो एक व्यवस्था हुई, जो घटना हुई, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक मिलिट्री ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके माध्यम से जो पंजाब में जो पवित्र स्वर्ण मंदिर है उसमें जो आतंकवादी जो छुपे हुए थे उनको निकालने के लिए तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से जो सिखों का पवित्र धर्म स्थल है उसको आतंकवादियों से मुक्त किया। उसके बाद ये विचार आया कि क्यों नहीं एक स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल पुलिस फोर्स बनाया जाए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाया जाए। तब जाकर के एक कानूनी प्रावधान आया, संसदीय कानून आया, हम लोग कहते हैं एक्ट, और उसके अंतर्गत 1986 में, 1986 में, ये याद रखिएगा, 1986 में ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नई दिल्ली में है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली में है, बट इसका जो ट्रेनिंग वगैरह है, ऑपरेशन वगैरह मानेसर में, क्योंकि इसके जो फोर्स के जो मेंबरान हैं उनका यूनिफॉर्म ब्लैक कैट का होता है, इसलिए ब्लैक कैट कमांडो फोर्स कहते हैं। इसके जो मेंबर है उसको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? तो इसका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता, फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होता। एक्चुअली इसके जो मेंबरान आते हैं सीएपीएफ से आएंगे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से आएंगे, और कुछ ऐसे मेंबरान हो सकते हैं जो राज्य पुलिस बल से भी लिए जा सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं ट्रांसफर एंड डेप्यूटेशन है, बट उनका फिर एक्सटेंशन वगैरह होता है। फ्रेश पुलिस फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि मार्केट से जो कैरियर मार्केट है वहां से एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, इन दोनों में से किसी भी पुलिस बल में आपको जाना होगा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। इसके बाद हमने जैसा कि अभी भी बताया है कि आईपीएस के बड़े पद पर पहुंचने के बाद, आईपीएस ज्वाइन करने के बाद, एक अच्छा अनुभव लेने के बाद इसके सबसे बड़े पदाधिकारी आप बन सकते हैं, जिसको महानिदेशक का नाम दिया गया। तो ये जानकारी हमने आपको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में दिया है। साथ में जो एनएसजी है उसके बारे में कुछ विशेष उपलब्धियां भी है, जैसे कि स्थापना के बाद ही पंजाब के फिर से स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम का एक ऑपरेशन भी किया था, जिसके माध्यम से वंस अगेन एक बार फिर से जो आतंकवादी घटना वहां थी, आतंकवादी थे, उनको फिर से निकाला गया, फ्लश आउट किया गया। 1992 में, जैसा कि मालूम है, 6 दिसंबर 1992 को जो सांप्रदायिक तनाव है और जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, तो सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए जो हमारा कोहेसिव कल्चर है, जो देश के दो महत्वपूर्ण धार्मिक समुदाय हैं, उसकी भावना को मजबूत रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अयोध्या में इनको डिप्लॉय किया गया था। ये भी इसका अचीवमेंट है, क्योंकि शांति व्यवस्था करने में यह कारगर रहा। 2002 में कर्नाटक में एक सैंडलवुड का एक बहुत बड़ा स्मगलर हुआ करता था, वीरप्पन, उसकी गिरफ्तारी भी करने में इस एजेंसी ने मदद किया था राज्य पुलिस बल को। 2008 में, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 26 नवंबर 2008 की घटना हुई थी, मुंबई हमला। तो उस हमले को न्यूट्रलाइज करने में, उसके बाद जो आतंकवादी जो स्थिति थी उसको फिर कंट्रोल करने में इस एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी कड़ी में 2013 में जो दक्षिण भारत है उसमें हैदराबाद और बेंगलोर में जो बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, उसमें भी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसके ऑपरेशन को कहीं ना कहीं देखा गया, और यह सफलतापूर्वक देखा गया। अब हम लोग थोड़ा सा जो देश की सुरक्षा की व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसके दो पहलुओं को जाने, जिसको कहते हैं बाहरी सुरक्षा और दूसरा हमारा आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जानकारी रहनी कि बाहरी सुरक्षा के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी मिनिस्ट्री जिम्मेवार है। तो पहला मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, जिसको हम लोग कहते हैं श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे कैबिनेट के सीनियर मोस्ट मेंबर हैं।
और इसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय, क्योंकि लोगों को पता है कि कैबिनेट मंत्री कौन है, श्री एस जयशंकर जी। ये दोनों मिनिस्ट्री देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, उसके लिए बहुत सारी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर मिनिस्ट्री इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, वो आप लोग स्मरण रखेंगे। अन्य मंत्रालय भी जो जिम्मेवार हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है। अभी आपने सुना होगा ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन सबों का संबंध केंद्रीय वित्त मंत्रालय से है। इसके बाद राजस्व की चोरी करते हैं तो डीआरआई, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो भी कहीं ना कहीं देश के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा कॉमर्शियल इंटेलिजेंस का काम करता है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग एक एजेंसी की बात करेंगे, उसका नाम है एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एसएफआईओ। और आजकल चूंकि साइबर क्राइम की घटना तेजी से बढ़ रही है, पेपर में आप बराबर देखते होंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काफी समझदार लोग हैं, जो एचएनआई है, इकोनॉमी की भाषा में जो एचएनआई है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि लखनऊ में एक डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा कि 3 करोड़ का उनके साथ 3 करोड़ की राशि का उनके साथ ठगी हो गई, धोखाधड़ी हो गई। उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे डिजिटल अरेस्ट किया गया। इसके अलावा भी बिहार के किसी जिले की घटना है कि वहां के किसी डॉक्टर को भी जो साइबर फ्रॉडस्टर है, उन्होंने कई करोड़ की ठगी की है। यह आश्चर्य की बात है कि पढ़े लिखे लोग, जो समाज के मजबूत वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समाज के अगुआ हैं, उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही। इसके लिए कहीं ना कहीं देश का एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेवार है। इसके लिए देश का कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेवार है। इतनी बुनियादी कानूनी जानकारी सबको होनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट शब्दावली, भारतीय जो हमारे कानून है, जो भले ही नया कानून बन गया है, जो नया सीआरपीसी हमारा बना है, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड बना है, डिजिटल अरेस्ट की शब्दावली ना पुराने कानून में थी ना नई कानून में। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस बात की जानकारी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो साइबर फ्रॉड की जो घटना हो रही है, उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेवार है, जो बेसिक लीगल एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं करता। उसके लिए जो साइबर क्राइम की घटना है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारा, जो हमारा आईटी कम्युनिकेशन है, तो ये मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं देश के इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करती है। तो यह हमने 2 आपके पहलुओं को देखा, 2 पहलुओं को दिया, प्रस्तुत किया, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। इसको जानने के बाद निश्चित तौर पे आपकी जो जानकारी है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो व्यापक हुआ होगा। अब अंत में हमने क्या किया? अंत में अब तक जो चर्चा हुई उस पर हमने कुछ अभ्यास प्रश्न लिया, ताकि आने वाले जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ये सामान्य ज्ञान से संबंधित भी और करंट अफेयर से संबंधित भी होगा। इसके अलावा हमने उस टॉपिक को भी लिया जो टॉपिक अभी न्यूज में है, बधावन पोर्ट, और इसके अलावा लखपति दीदी जो पिछले 1-2 दिनों से लगातार न्यूज में। आइए इसके संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं, प्रश्नों का तेवर क्या है और उसका क्या उत्तर होगा, इसको हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न जो मैंने दिया है कि किस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। तो अब तक जो आपने पढ़ा, अब तक जो आपने जाना, अब तक जो सुना, उसके आधार पे आप आंसर कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। हमने पहला दिया 1984, दूसरा दिया 1985, विकल्प जो दिया है, तीसरा 1986 और चौथा 1988। और चूंकि मैंने कहा कि एक संसदीय कानून के माध्यम से हुआ, केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो इसको कंट्रोल करता है, तो हियर द करेक्ट आंसर है 1986, 1986। दूसरा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अभी आएगा। प्रश्नों के तेवर को देख के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा अभी अभी हुई है। निम्नलिखित देशों पर विचार करें, देशों के पुलिस बल पर विचार करें। पहला हमने ऑप्शन दिया है यूके, दूसरा विचार करना है जर्मनी, तीसरा है अमेरिका, क्योंकि इसकी विशेष सुरक्षा बल है जिसका नाम है स्वात। ये पेपर में आप कभी कभी देख सकते हैं, स्वात। और इसके अलावा फ्रांस का भी एक स्पेशल पुलिस फोर्स है जिसका नाम है BRI और BAC। वैसे अन्य भी पुलिस फोर्स है, लेकिन ये काफी चर्चित है। अब हमने दिया है कि किस देश और किन देशों के सुरक्षा बल के मॉडल पे भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जो NSG है, जो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, जो NSG है, जो ब्लैक कैट कमांडो फोर्स के लिए जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई। तो सिंपल सी बात है कि स्लाइड जो आपने देखा होगा, जो आपने सुना होगा, उसके आधार पर आप उत्तर कर सकते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 और 2। पहला आंसर है और साथ में दूसरा ऑप्शन होगा, तो आपका सही आंसर होगा A।
तीसरा प्रश्न संख्या 3, हमने कुल 15 प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, यह भारत की प्रति आतंकवाद जिसको काउंटर टेररिज्म अंग्रेजी में कहते हैं सुरक्षा बल है। दूसरा, यह भारत की प्रति एंटी हाईजैकिंग सुरक्षा बल है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी हाईजैकिंग पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स। और तीसरा, यह आतंकवादी मामलों की जांच करती है, यह जो टेरर एक्टिविटी है उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। अब ये इसमें से कौन सा कथन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में सही? देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका काम आतंकवादी मामलों का कहीं ना कहीं रोकथाम करना था, उसको इन्वेस्टिगेट करना था। लेकिन चूंकि हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं 30 अगस्त 2024 को, इसका उत्तर कुछ और होगा। इसका उत्तर क्या होगा? जो पहला उत्तर है वो बिल्कुल, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया वो बिल्कुल सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है यह भी सही है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है यह गलत है। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी मामलों की जांच करती है उसके लिए जो जांच एजेंसी है वो बिल्कुल एक नई एजेंसी बन गई है, जिसके बारे में जानकारी हम लोग किसी नए वीडियो में देंगे। उसका नाम है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी कंट्रोल करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। इस तरीके से अब आप आसानी के साथ बता सकते हैं किसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखें। बिल्कुल स्टेट क्वेश्चन है, कहीं कोई होगी। ब्लैक कैट कमांडो फोर्स, हमने बिल्कुल स्टेट क्वेश्चन दिया है। ब्लैक कैट कमांडो फोर्स का संबंध किस सुरक्षा बल से है? ये चारों सुरक्षा बल है, CRPF, BSF, ITBP, NSG। इन चारों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है और ये देखना है कि देश के आंतरिक सुरक्षा को ये कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। निश्चित तौर पे देश के नागरिकों को इन एजेंसियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और देश का वह नागरिक जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना चाहता है उसके लिए जानकारी अत्यंत आवश्यक है। 4 हमने सिक्योरिटी एजेंसी की बात करनी है। CRPF हमने ऑप्शन दिया A, B में BSF दिया, तीसरा में ITBP दिया, चौथा NSG दिया। तो जाहिर सी बात है जब ब्लैक कैट कमांडो फोर्स की बात करते हैं, चूंकि इसका यूनिफॉर्म ब्लैक कलर का होता है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को जिस देश के मॉडल पे बनाया गया है उस देश का नाम UK और जर्मनी है। अगला प्रश्न संख्या 5 है। थोड़ा सा प्रश्न को हमने ट्विस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि जो जानकारी मैं आपसे पूछ रहा हूं वो जानकारी नहीं बताया गया है। ऐसे भी प्रश्न है जो जानकारी, जो प्रश्न मैं दूंगा वो उसका उल्लेख इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन चूंकि पिछले 24 घंटे और 48 घंटे का न्यूज है तो आप बता सकते हैं। इतना उत्तर आप देने में स्वयं को समर्थ महसूस करेंगे, नहीं है तो यह आपके प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत शामिल होगा। कथन है, पहला कथन है, प्राय किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा का महानिदेशक नियुक्त किया जाता है। सही, सैन्य अधिकारी को हम लोग मिलिट्री ऑफिसर कहते हैं, मिलिट्री ऑफिसर। दूसरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध गुजरात के आतंकवादी मामले से निपटना। ये 2 स्टेटमेंट हमने दिया। अब आपको यह पता करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो हियर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि सैन्य अधिकारी को नहीं बल्कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सबसे बड़ा पद डायरेक्टर जनरल का दिया जाता है। दूसरा, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसका संबंध गुजरात से नहीं बल्कि इसका संबंध पंजाब से था। ये दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ना तो 1 और ना ही 2। इससे आपके सामान्य ज्ञान की जानकारी मजबूत होगी और सामान्य ज्ञान की जानकारी मजबूत होगी। करंट अफेयर्स को आप सही ढंग से, सही नजरिए से आप जानेंगे। और ये दोनों अगर ठीक हो गया तो मैंने आपको समय समय पे बताया है कि करंट अफेयर्स और जीके अगर आपका मजबूत है तो कहीं ना कहीं जो GS है, जो सामान्य अध्ययन है, भले वो सोशल साइंस हो या आपका जनरल साइंस हो, वो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा, समृद्ध होगा। इससे आपकी सफलता की निश्चित तौर पे हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं। आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, आपके अभिभावक अपेक्षा कर सकते हैं, आपके मित्र अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। और चूंकि इसके बारे में जानकारी दी गई है कि भारत की जो बाहरी सुरक्षा है, अंग्रेजी में हमने कहा एक्सटर्नल सिक्योरिटी, भारत की जो बाहरी सुरक्षा है उसके लिए 4 मंत्रालय का नाम हमने दिया। कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेवार है?
कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेवार है, देश की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। पहला हमने जो ऑप्शन दिया है रक्षा मंत्रालय, दूसरा जो दिया हमने विदेश मंत्रालय, तीसरा दिया है वित्त मंत्रालय और चौथा दिया है संचार मंत्रालय। इनमें से आपको यह देखना है कि कौन सा मंत्रालय इसके लिए जिम्मेवार है। ऑप्शन हमने दिया है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हियर द करेक्ट आंसर इज, देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है, भारी सुरक्षा की बात है, तो रक्षा मंत्रालय इसके लिए जिम्मेवार है, तो पहला सही है। दूसरा देश का विदेश मंत्रालय इसके लिए जिम्मेवार है, तो दूसरा सही है। और तीसरा ये गलत है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को बनाता है, मेंटेन करता है। और चौथा संचार मंत्रालय, तो संचार मंत्रालय में अभी जो वर्तमान उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो तेवर है, जो उसका रुझान है, वो देश के इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश की बाहरी सुरक्षा को मेंटेन करने में इसका कोई योगदान नहीं है, बट अभी इसका जो योगदान है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। इसके बारे में जानकारी हम निश्चित तौर पर किसी और वीडियो में देंगे, जो इंडिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। लेकिन वो जो वीडियो जाएगा वो देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा जिसका नाम है यूपीएससी है, अप टू द लेवल ऑफ बिहार, बीपीएससी तक या यूपीपीसीएस तक या कहीं भी किसी भी राज्य लोकसभा आयोग की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्नों को निश्चित तौर पे आप देखें, समझें, जानें और स्मरण रखने का प्रयास करें। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, सो सही ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न को ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक देखेंगे। वंस अगेन उधर हमने पूछा था प्रश्न संख्या 6 में एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में, 7वें नंबर प्रश्न में हमने दिया है भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला केंद्रीय गृह मंत्रालय, दूसरा केंद्रीय वित्त मंत्रालय, तीसरा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और चौथा केंद्रीय कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। मैं पूछ रहा हूं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री कौन है सबसे इंपॉर्टेंट? चारों मंत्रालय में जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सुपरलेटिव डिग्री में कौन? सो हियर द करेक्ट आंसर इज केवल 1, केंद्रीय गृह मंत्रालय। इसको याद रखेंगे, स्मरण में रखेंगे। अभी पश्चिम बंगाल का जो मसला है उसमें निश्चित तौर पे जो पूरी की पूरी संचार प्रणाली है, पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में होने वाले हर एक्टिविटी को वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। ये मैं आपको जानकारी दे दूं ताकि वहां के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, वहां की महिलाएं जो है वो सुरक्षित रहे, उनका जो आत्मसम्मान है वो मेंटेन रहे, सिक्योर्ड रहे। और केवल पश्चिम बंगाल के महिलाओं का प्रश्न नहीं है, ऐसा नहीं कि इस प्रकार की घटना केवल पश्चिम बंगाल में हुई, इसका अन्य राज्यों में, गाँव में, शहरों, अन्य शहरों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हालांकि इसको कैसे निपटा जाए, इस समस्या की ग्रेविटी क्या है, इसकी निश्चित तौर पर चर्चा देश के आवाम को करना चाहिए, देश के पॉलिसी मेकर को करना चाहिए। खैर उसके लिए हम लोग किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7 का 1, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वो याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 8, किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देश में वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है? बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत साधारण प्रश्न है, छोटे मोटे परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद अहम है और जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया है। तो सही आंसर इसमें अनुच्छेद 360 है, स्ट्रेट क्वेश्चन। प्रश्न को देखते ही, विकल्प को देखते ही आप सीधे उत्तर करेंगे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है, आइए हम लोग इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? मसलन वेस्ट बंगाल, मसलन WB। हालांकि जो विपक्षी पार्टी है वो कह रहा है असम में लगाइए, कोई और पार्टी किसी और स्टेट की बात कर सकती है। खैर ये एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन ये तो खैर पॉलिटिकल आइटम है जिससे हम लोग को थोड़ा दूर रहना है। हमने 4 विकल्प दिया, अनुच्छेद 352, हमने विकल्प दिया अनुच्छेद 355, हमने दिया 356, अनुच्छेद 360। मैं पूछ रहा हूं कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 356, 100 से अधिक बार लगाया गया। आगे पश्चिम बंगाल में क्या होगा, असम में क्या होगा, किसी दूसरे स्टेट में क्या होगा, इसके लिए आप दैनिक समाचार पत्र, न्यूज चैनल को देखते रहें, समाचार पत्र का अध्ययन करते रहें। ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा और ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं ताकि हमारा वीडियो जो नियमित प्रतिदिन जो मैं आपको दे रहा हूं, जो क्वालिटी वीडियो है, जैसा कि हमारा मानना है,
आगे इसका मूल्यांकन आप अपने स्तर से करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी कोशिश होगी कि अच्छे कंटेंट के साथ, प्रमाणिक तथ्यों के साथ, अद्यतन तथ्यों के साथ इस प्रकार के वीडियो टाइम टू टाइम नियमित तौर पे आपको प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, किसी राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, क्योंकि हमने अभी कहा है कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसका प्रावधान है कि संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत वहां की जो सरकार है उसका संचालन नहीं हो रहा। लेकिन जब बाहरी सुरक्षा की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे, तो न केवल बाहरी आक्रमण होगा, अटैक होगा, वार होगा, बल्कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे मूल संविधान में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी और ऐसा उपयोग किया गया 25 जून 1975 को। लेकिन अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति नहीं है, वह आधार है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन। इसके लिए संविधान संशोधन लाया गया 1978 में, जिसको हम लोग 44वां संविधान संशोधन का नाम हमने दिया। तो अब पूछा जाता है किसकी है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, आप याद रखिएगा उसका नाम है अनुच्छेद 355 आर्टिकल 355, और अनुच्छेद 355 का उपयोग मणिपुर में किया गया, यह भी याद रखेंगे। ये प्रश्न संख्या 10 है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 11 दिया है, इसका स्तर भी अत्यंत सामान्य है। निम्नलिखित पर विचार करें, पहला युद्ध, दूसरा बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं, तीसरा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन बोलते हैं, और चौथा आंग्ल भाषा में इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते हैं, आंतरिक अशांति। किन आधारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, इसके लिए हमने जिस संवैधानिक प्रावधान का उपयोग करना है उसका नाम अनुच्छेद 352 है, 352। विकल्प आपके सामने है, तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है, अब चौथा नहीं है। 30 अगस्त 2024 को चौथा विकल्प नहीं है, तो करेक्ट आंसर 1 2 3, तो सही विकल्प आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 11, इसी प्रकार हमने प्रश्न संख्या 12 को लिया है, इसी प्रकृति का प्रश्न है। प्रश्न अत्यंत साधारण लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, हालांकि आप इसका उत्तर करेंगे अगर आपने पूरे वीडियो को देखा, ध्यान से देखा। कौन भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की घोषणा करता है? कौन करता है घोषणा? फर्स्ट लाइन फैक्ट्स है, सिंपल क्वेश्चन हमने आपको दिया। पहला लोकसभा अध्यक्ष करता है, दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करता है, तीसरा प्रधानमंत्री करता है, या चौथा राष्ट्रपति करता है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसका नाम बहुत चर्चा में रहता है टाइम टू टाइम, CDS, श्री अनिल चौहान जी है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसकी नियुक्ति कोई और नहीं बल्कि ACC करता है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा जो सबसे बढ़िया जो टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेजिग्नेशन है, जो पद है, उस पर किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगा। हाँ, कुछ स्टैट्यूटरी पोस्ट है, कुछ लीगल ऐसे पद है जैसे CVC, कुछ ऐसे पद हैं जिसपे नियुक्ति जैसे CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो भी करेंगे अपने कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करेंगे, जिन शक्तियों का उपयोग करेंगे उसके लिए मंत्रिपरिषद है, संघीय मंत्रिपरिषद है, उसके प्रधान जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके सलाह के अनुरूप ही भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा अपने पद का, अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। ये संवैधानिक प्रावधान। तो ये हमने 4 विकल्प लिया है। आपातकाल की घोषणा करनी है, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, चाहे राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। इसमें जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर होगा, ये आपके मन में आ गया होगा, तो सही उत्तर आपका डी होगा, भारत का राष्ट्रपति। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 13 पे हम लोग आते हैं। अब यहां पर जो प्रश्न है वो हमने स्लाइड में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का बिल्कुल आज का करंट अफेयर्स है, विभिन्न न्यूज चैनल में आ रहा है, पेपर में आ चुका है। बधावन बंदरगाह परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, यह देश के किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। महाराष्ट्र, बहुत बड़ी परियोजना है, लगभग 76,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर चलाया जा रहा है। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि हो सकता है इससे प्रश्न अगले स्लाइड में हो, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस में आएगा सर? ये अगर हम लोग बात करेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है और भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिनका सपना है कि देश के आर्थिक विकास को तेज करना है, 2047 तक देश को विकसित राज्य में
शामिल कर देना है। तो पीएम गति शक्ति एक योजना चल रही है जिसकी चर्चा हम अपने इकोनॉमिक्स के वीडियो में करेंगे। पीएम गति शक्ति, उसको जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको वाइब्रेंट करने का काम, उसको डायनामिक बनाने का काम जो हमारा पोर्ट मैनेजमेंट होगा, जो पोर्ट होगा वो करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है और जो देश का विदेश व्यापार है वो बढ़ेगा। तो बधावन बंदरगाह जिस राज्य से संबंधित है हमने ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, हमने दिया है गुजरात, हमने दिया है असम, हमने दिया है तमिलनाडु। असम का तो कोई तो बैठेगा नहीं, जो एलिवेशन प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा असम को आप यूं ही हटा सकते हैं। 3 राज्य आपके सामने विकल्प के तौर पे है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, जो देश की वित्तीय राजधानी है, जो भारत की वित्तीय राजधानी है और जो सबसे अधिक जीडीपी वाला, जो देश का सबसे अधिक जीडीपी वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है, जिसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी वाइब्रेंट है, काफी डायनामिक है। जो और बात है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमिक एक्टिविटी को अब कंटेस्ट करने का काम गुजरात करता है, तमिलनाडु करता है, कर्नाटका करता है, बट हर राज्य की अपनी अपनी कुछ फीचर्स है। ठीक है, जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जो उड़ीसा है, जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वो पिछड़ा राज्य है, राजस्थान है पिछड़ा राज्य है, लेकिन देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं अब इन राज्यों की भूमिका बढ़ रही है। ये प्रश्न संख्या 13 है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। वंस अगेन हमने प्रश्न दिया है बधावन बंदरगाह परियोजना। इस तरीके से जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल है, या जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म है बधावन बंदरगाह, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। संभावित प्रश्न में इसको डाल सकते हैं। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये पहला। और दूसरा इसका संबंध, पहला दिया है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, दूसरा इसका संबंध बंगाल की खाड़ी से। ये दोनों गलत है, ये पहला भी गलत है, ये दूसरा भी गलत है, क्योंकि पहले का डाटा आया नहीं है, इसके बारे में जो आंकड़ा है वो आया नहीं है, क्योंकि जो भी तथ्य आ रहे हैं वो कंफ्लिक्टिंग टाइप के, इसलिए अभी इसमें के बारे में कोई भी निर्णय आप नहीं लेंगे। दूसरा इसका संबंध बंगाल की खाड़ी से नहीं बल्कि अरब सागर से। तो हमारे अकॉर्डिंगली हमने जो इसको ऑप्शन देना है, ना तो 1 और ना ही 2, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला प्रश्न है, बनने के बाद इस पर निर्णय होगा कि इसका आकार क्या है, लेकिन फिलहाल देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाहों हैं, पोर्ट्स हैं, उनमें इसको शामिल किया गया है। बहुत बड़ी परियोजना है। अगर कैपिटल साइज की बात करेंगे, अगर वित्तीय आवंटन की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे उसके आधार पे यह देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है आज की तारीख में। अगला लखपति दीदी योजना के बारे में हमने एक छोटा सा प्रश्न दिया है। अंतिम प्रश्न है आज का, प्रश्न संख्या 15 चर्चा में है। इसके लिए हमने 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको यह चेक करना है, बताना है कि तीनों स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। उसके आधार पर विकल्प दिए गए, उसका उत्तर करना है। ये किस में आएगा? ये आएगा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, ये आ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जिसको हम लोग सोशल सेक्टर कहते हैं। तो दरअसल ये दोनों में से सबसे ज्यादा फिट बैठेगा इंडिया में, जो इंडियन इकोनॉमी है उसके दृष्टिकोण से सोशल सेक्टर। ये स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती, पहला ये कथन आपको देखना है कि सही है गलत। दूसरा, इनकी जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो 1 लाख रुपये से अधिक होती, ये दूसरा स्टेटमेंट है जो आपको चेक करना है। तीसरा, इस योजना का संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ये 3 स्टेटमेंट दिया है। अब आपको यह देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट लखपति दीदी योजना के बारे में सही है, क्योंकि हमने दिया है सही है, हमने दिया है सही है। तो ये आप बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका सही है। 10 से 20 लोगों का एक संगठन होता है एसएचजी के नाम से। दूसरा, ये भी सही है, लेकिन जो तीसरा है वो गलत है, क्योंकि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो इस योजना का संचालन कर रहा है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 और 2। इस प्रकार आज दिनांक 30 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन है। हमने आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत किया जिसमें करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को भी लिया। आशा है, अपेक्षा है इसका जो फायदा है वो निश्चित तौर पे आपको होगा, जिससे आपकी बौद्धिक शक्ति मजबूत होगी और इससे सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन की जानकारी भी आपकी धीरे धीरे परिमार्जित होगी, जिससे आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप प्रश्नों को देखकर नहीं घबराएंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको हल करने का प्रयास करेंगे।
इसी के साथ आज के इस करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान का ये जो सीरीज है, इसकी कक्षा को हम समाप्त करने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।